तो गाइस आज हम बात करेंगे वायरल हिट के पार्ट 3 के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने देखा था हॉबिन ने फाइनली फाइटिंग वर्ट्यूस को फाइट में हरा दिया होता है, जो कि हॉबिन का चैनल उससे छीनना चाहता था। साथ ही में हॉबिन ने अपनी अल्ट्रा चैट के फीचर से इतने पैसे कमा लिए होते हैं कि अब वो अपनी मदर का इलाज करवा सकता है। और जिस फाइटिंग वर्ट्यूस को हॉबिन ने हराया था वो एक XJ कंपनी का बंदा था, और उस कंपनी में काफी सारे फेमस यूट्यूबर्स होते हैं, और ये लोग मुझे किसी भी एंगल से अच्छे इंसान तो नहीं लग रहे हैं। फिर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हॉबिन को आज पहली बार अपने सब्सक्राइबर से एक गिफ्ट आइकन मिला होता है। हॉबिन को कतई सेलिब्रिटीज वाली फील आ रही होती है, और ये जो गिफ्ट कार्ड होता है ये एक तरीके का इनविटेशन होता है जहाँ पे हॉबिन अपने साथ किसी एक इंसान को लेके जा सकता है। लेकिन हॉबिन ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे उसे ये बात नहीं पता, इसलिए स्नैपर जो उसके बगल में बैठा होता है कहता है बेटे तू यहाँ पे अपने साथ किसी एक को लेके जा सकता है। लेकिन इस वक्त तक हॉबिन ने डिसाइड नहीं करा होता वो किसको लेके जाएगा अपने साथ। इतने में ही रूमी यहाँ पे आती है और हॉबिन को कहती है तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो वहाँ। रूमी अभी हॉबिन से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है, और स्नैपर को हॉबिन के लिए अच्छा तो लग रहा होता है लेकिन खुद के लिए बुरा लग रहा होता है। हॉबिन को पता चलता है जो उसको गिफ्ट कार्ड मिला है वो काफी ज्यादा महंगा है, इसलिए स्नैपर उससे कहता है कैसा रहेगा तो इस गिफ्ट कार्ड को बेच दे, इससे काफी पैसा मिलेगा। लेकिन ये गिफ्ट कार्ड हॉबिन के किसी सब्सक्राइबर ने उसे बहुत प्यार से दिया है, इसलिए वो उसे बेचना नहीं चाहता। और रूमी तो इतनी ज्यादा चेप हो रही होती है कि हॉबिन के बिना बोले ही कहती है तो बताओ हॉबिन हम वहाँ कब जा रहे हैं। नहीं, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा। रूमी हॉबिन को बताती है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हॉबिन उसके साथ नहीं जाना चाहता। इतने में ही यहाँ पे ग्योल आ जाती है और हॉबिन की तरफ एक और डाइजेस्टिव मेडिसिन लुढ़काते हुए कहती है तुम वहाँ किसके साथ जाने वाले हो बॉस। ग्योल हॉबिन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हॉबिन अभी उसको सुन भी नहीं रहा होता, क्योंकि रूमी हॉबिन से काफी ज्यादा चिपकी हुई होती है और कहती है हमारी ऑडियंस शायद हमें कह रही है हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए। ग्योल स्नैपर से पूछती है आखिर बात क्या है, हॉबिन मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। स्नैपर बताता है क्योंकि हॉबिन के पास एक गिफ्ट वाउचर है जहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा खाना भी मिलेगा उस इनविटेशन में, इसलिए रूमी उससे इतनी ज्यादा चिपकी हुई है ताकि उसके साथ जा सके वहाँ। साथ में स्नैपर अपने मन में सोच रहा होता है हॉबिन को जो इनविटेशन मिला है ग्योल इतनी अच्छी है कि उसका उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए अभी मेरे पास मौका है, मैं ग्योल को अपने साथ डेट पे चलने के लिए पूछता हूँ। लेकिन स्नैपर ने जितना सोचा था ग्योल उतनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि ग्योल भी अब उस इन्विटेशन की वजह से हॉबिन की चापलूसी करने लगती है और कहती है सच में हॉबिन कितना ज्यादा अच्छा है। और ये चीज देख के फाइनली स्नैपर को रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा घटिया है। और रूमी और ग्योल एक तरीके से यहाँ पे हॉबिन की चापलूसी करने लगते हैं ताकि हॉबिन उन्हें अपने साथ लेके चले जाए। लेकिन हॉबिन उन दोनों को ही अपने साथ लेके नहीं जाने वाला, और ये बात वो बोमी को बताता है अगले सीन में। एक तरीके से वो बोमी से पूछ रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और उसका इनडायरेक्टली ये भी मतलब होता है कि वो बोमी को अपने साथ लेके जाना चाहता है। लेकिन बोमी अपनी जगह पे उठती है और अपने मन में सोच रही होती है कि हॉबिन अब पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। पहले तो ये मेरी आंखों में देख के भी बात नहीं कर सकता था, और अब ये मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहा है। बोमी हॉबिन की बात का बिना कोई जवाब दिए ही यहाँ से जा रही होती है, लेकिन इतने में ही पीछे मुड़ के एक स्माइल करती है और कहती है तो बताओ हम कब जा रहे हैं और मुझे क्या पहन के आना चाहिए। लेकिन असल में बोमी भी गलत सोच रही है, हॉबिन उसको अपने साथ लेके नहीं जाना चाहता। दरअसल हॉबिन ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो अपने साथ स्नैपर को लेके जाएगा, और हॉबिन और स्नैपर उस जगह पे पहुंच भी गए होते हैं जहाँ का उन्हें इन्विटेशन आया होता है। हॉबिन को काफी अजीब लग रहा होता है कि वो अपने साथ स्नैपर को लेके आया है उन लड़कियों को छोड़ के। स्नैपर भी कहता है अबे हरामजादे अगर तुझे मुझे ही लेके आना था तो पहले से बता देता मुझे। और बोमी ने जो हॉबिन को बोला था कि हमें कब चलना है, शायद से हॉबिन ने वो गलत सुन लिया था। लेकिन स्नैपर जो अभी हॉबिन से काफी ज्यादा जल रहा होता है वो हॉबिन से पूछता है तुझे यहाँ पे आने का वाउचर दिया किसने था। हॉबिन बताता है जैसा कि मैंने कहा कि वो मेरा एक सब्सक्राइबर है, और मुझे भी बाद में पता चला कि वो बंदा एक 5 मिलियन वाला यूट्यूबर है जिसका नाम है श्योंग जुन, यानी कि वही XJ कंपनी का लीडर जो कि एक गैंगस्टर है लेकिन दुनिया को काफी ज्यादा खुद की इमेज अच्छी दिखाता है। स्नैपर ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हॉबिन का इतने बड़े इंसान से कब कनेक्शन बन गया। लेकिन श्योंग जुन एक मीठी छुरी है जो इसका जवाब देते हुए कहता है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मैं बस उसका एक सब्सक्राइबर हूँ और एक फैन हूँ। मुझे हाउ टू फाइट काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसे यहाँ इनवाइट करा है। ये सुन के तो स्नैपर और ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक 5 मिलियन वाला बंदा हॉबिन का फैन है। ऊपर से श्योंग जुन काफी ज्यादा हैंडसम भी होता है और उसकी आवाज भी काफी ज्यादा मस्त होती है। स्नैपर और हॉबिन काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया बातें सोच रहे होते हैं श्योंग जुन के बारे में अपने मन में, और श्योंग जुन कहता है तो आज हम लोग काफी ज्यादा मस्ती करेंगे आपस में,
इसलिए मैंने आज अपना स्टोर बंद कर दिया क्योंकि तुम लोग यहाँ आने वाले थे। हॉबिन को यकीन नहीं आता कि उस जैसे कीड़े के लिए इसने इतना कुछ कर दिया। इसके बाद शोंगजुन इनके लिए एक बहुत ही मस्त सी मच्छी काटता है इनको खिलाने के लिए, और ये दोनों शोंगजुन से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ये दोनों तो एक तरीके से फिदा हो चुके होते हैं शोंगजुन में, क्योंकि शोंगजुन में काफी ज्यादा क्वालिटीज तो है ही, साथ में वो टीवी में भी आता है। और क्योंकि शोंगजुन ने हॉबिन के चैनल के लिए आवाज उठाई थी कि उसका चैनल का जो कंटेंट है वो चोरी हो रहा है, इसलिए हॉबिन उसे थैंक्स कहता है। लेकिन शोंगजुन अब इन लोगों के सामने अपनी डिश तैयार करके रखता है और कहता है, अरे कोई बात नहीं, दरअसल हॉबिन को मैंने यहाँ इन्वाइट करा, उसका ये रीजन तो है ही कि मैं उसका फैन हूँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करने की और भी वजह हैं। हॉबिन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? वैसे दुनिया को इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी एक कंपनी बनाई है यूट्यूबर्स के साथ मिलके। ये एक छोटा सा बिजनेस है जिसका नाम है XJ कंपनी। ये कंपनी मैंने इसलिए बनाई ताकि हम लोग काफी अच्छा पैसा कमा सके, और तुम्हें अपने साथ मिलाने की मेरी ये भी वजह है कि मैंने देखा है तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की भूख है। सच में हॉबिन, तुम्हें देख के मुझे मेरी ही याद आती है, बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं सच में पहले बहुत ज्यादा बेचारा और गरीब हुआ करता था, हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूँ ताकि हम साथ में मिलकर पैसा कमा सकें। शोंगजुन, जो तुम बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। देखो हॉबिन, हमारी कंपनी का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। जो लोग अकेले स्ट्रीमिंग करते हैं, हम उस आइडिया को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। आजकल के यूट्यूबर्स अकेले में काफी ज्यादा बेवकूफियां करते हैं, इसलिए हम लोग अपना ग्रुप बना के रहते हैं। हम लोग एक दूसरे से अपना कंटेंट शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे हम लोगों के सब्सक्राइबर्स भी काफी ज्यादा बढ़ते हैं। XJ कंपनी यूट्यूब में एक ऐसी चीज होगी जो सब कुछ बदल के रख देगी। हॉबिन अगर हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेता है तो हम उसकी रक्षा करेंगे, आगे से तुम्हारा कंटेंट कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई लोग, आपको बता दो, जो फाइटिंग वर्टियस हॉबिन का कंटेंट चोरी कर रहा था उसको ऐसा करने के लिए इसी हरामजादे ने कहा था। लेकिन ये बात ऑब्वियसली इन लोगों को नहीं पता, इसलिए स्नैपर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और हॉबिन को बोल रहा होता है, भाई बहुत ही बढ़िया ऑफर है ये। साथ में शोंगजुन हॉबिन को बताता है कि वो और लोगों को भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाने की सोच रहे हैं जो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और काफी अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। और उसके ये कहने के बाद हमें गेम सेंटर में टेहुन दिखाया जाता है। टेहुन के पास कोई आता है और उससे पूछता है, क्या तुम ही टेहुन शियोंग हो? मतलब कि यहाँ पे स्टोरी राइटर ने हमें इस सस्पेंस में डाल दिया है कि क्या XJ कंपनी वाले ही टेहुन के पास आए होंगे उसे अपने साथ मिलाने के लिए। लेकिन असल में उसके पास आया कौन है ये हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूमी को जो अपने कमरे में उल्टी लेट रखी होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि उसे अब आगे क्या कंटेंट बनाना चाहिए। इतने में उसका फोन बजता है और जैसे ही वो अपने फोन में देखती है तो कहती है, क्या मील वाउचर? इसका मतलब शायद इसको भी किसी ने मील वाउचर भेज दिया है जैसा कि हॉबिन को भेजा था। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होंग मांगी को, जो अब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और अब उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो गंजा है। उसकी ऑडियंस उसे बोल रही होती है उसे अपने बाल ट्रांसप्लांट करा लेने चाहिए। लेकिन इतने में ही एक लड़की होंग मांगी के पास आके कहती है, मैं भी इस चीज में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे लगता है अभी इस चीज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम होंग मांगी हो, है ना? क्या तुम्हें पैसे चाहिए? और दूसरे सीन में शोंगजुन हॉबिन को कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगा। और हॉबिन और स्नैपर तो ये सुन के हैरानी हो जाते हैं। स्नैपर तो इतना तक कह देता है, भाई 100 मिलियन वॉन के लिए तो मैं नंगा भी हो जाऊंगा। और ऑब्वियसली हॉबिन भी खुशी खुशी हाँ कह देता है, भाई क्यों नहीं करूंगा मैं, हाँ मेरे को तो ज्वाइन होना ही है, मतलब 100 मिलियन वॉन के लिए कौन नहीं होगा ज्वाइन। लेकिन इतने में यहाँ पे एक पगला आ जाता है चाकू लेके, जो शोंगजुन से इस बात पे गुस्सा होता है कि उसने आज अपना रेस्टोरेंट खोला क्यों, उसने तो कहा था बंद रहेगा। और ये पगला होता है ली ह्यून शू। इसलिए हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये इसको ढूंढते हुए आए यहाँ पे। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पे XJ कंपनी की वन पंच वाली यूट्यूबर रहती है। और हाँ, ये जो लड़का लड़की है, पिछली वीडियो में मैंने इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों भाई बहन है। और लोकिसम मानवा में जब चार्ल्स चोई एक छत से कूदा था तो ये लड़की भी हमें वहाँ पे दिखी थी। अभी जो लड़की का गंजा भाई है उसको इनके बॉस का कॉल आता है, जो कि बताता है कि वो अपनी कंपनी में एक और बंदे को ज्वाइन करवा रहा है। ऑब्वियसली जिससे ये गंजा बात कर रहा है वो शोंगजुन होगा और वो हॉबिन को ज्वाइन करवाने की बात कर रहा होगा। खैर कॉल कट होता है और उसकी बहन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पूछती है कि आखिर वो कौन है जो नया बंदा ज्वाइन होने वाला है। लेकिन टकला बताता है कि बॉस ने मुझे मना करा है तुम्हें बताने से। शायद से अपनी बहन के साथ ऐसी मस्ती ले रहा होगा, क्योंकि एंड में ये बता देता है जो वो बंदा है वो है हाउ टू फाइट वाला बंदा। ये सुन के लड़की अपनी फोन की तरफ देखती है और कहती है, क्या सच में? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, ऐसे भी वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, अब हम मिलके काम करेंगे। और ये अपने भाई को अपने फोन में एक मिलियन की ड्रेस दिखाती है और सीधा कह देती है मुझे ये चाहिए। टकला जवाब देता है, ये बहुत ज्यादा महंगी है, मैं इसको नहीं खरीद सकता। लेकिन ये अपना मुंह ऐसा बना लेती है कि टकला एंड में हाँ कह देता है। लड़की खुश होकर उसके गले लग जाती है और कहती है, अब हाउ टू फाइट हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो अब हम दोस्त बन सकते हैं, है ना? हाँ ठीक है,
जब तक वो अपनी औकात में रहेगा तब तक तुम ऐसा कर सकती हो। लेकिन इसके बाद हम वापस से हॉबिन वाले सीन में आते हैं जहाँ पे वो ये देख के हैरान होता है कि ली युनशु उसके लिए यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन फिर भी स्नैपर और इसकी फटी पड़ी होती है क्योंकि ली युनशु के हाथ में चाकू होता है और वो शोंगजुन से कुछ बात कर रहा है। ली युनशु शोंगजुन को कहता है, हरामजादे, तुझे पता है मैंने तेरे लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है। जब मैं गांव से आया था उस वक्त मेरा सब कुछ तू ही था और अब तू मुझे ऐसे बाहर फेंक रहा है क्योंकि अब मैं तेरे काम का नहीं रहा, इसलिए अब तूने यहाँ पे मेरी जगह हाउ टू फाइट को बुला लिया। तुझे नहीं लगता तू मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है? ली युनशु के हाथ भले ही कांप रहे होते हैं लेकिन वो तैयार होता है चाकू से फाइट करने के लिए। लेकिन शोंगजुन XJ कंपनी का बॉस ऐसे ही नहीं है। वो बहुत ही शांत आवाज में इसको कहता है, मिस्टर ह्योंशु, तुम्हारा ये हाथ कांप क्यों रहा है? क्या हुआ? तू तो मेरे चाकू मारने वाला था तो रुक क्यों गया? तो तू इस बात से नाराज है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, इसलिए तू यहाँ पे मुझे चाकू से घोंपने के लिए आया था। लेकिन क्या इससे पहले तूने कभी किसी के चाकू मारा भी है? मिस्टर ह्योंशु, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। पहले वो जो मुझे चाकू मारने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो मुझे चाकू मार देते हैं। मिस्टर ह्योंशु, अगर अभी तुमने मुझे जान से नहीं मारा तो तुम मारे जाओगे। ये सुन के योंशु के पसीने छूट चुके होते हैं और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता वो दोनों आपस में क्या बड़बड़ा रहे हैं। उसे तो बस इतना दिखता है उन दोनों की आपस में खुसफुसाहट के बाद योंशु सीधा चाकू लेके कूद पड़ता है हॉबिन के ऊपर। लेकिन शोंगजुन योंशु को हवा में ही पकड़ के जमीन में पटक देता है। हॉबिन को योंशु से बचाने के बाद ये कहता है, मुझे माफ करना, हमारी मीटिंग में ये सब कुछ हुआ। कैसा रहेगा मिस्टर हॉबिन, हम बाकी की बातें बाद में करें। भले ही इसने हॉबिन की अभी मदद करी होती है लेकिन उसके बावजूद भी ना जाने क्यों हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अंदर से डर क्यों महसूस हो रहा है। और इसके अगले सीन में स्नैपर ये जो सब कुछ हुआ है ये बातें ग्योल और रूमी को बता रहा होता है। और रूमी इतनी ज्यादा मौका परस्त लड़की है कि अपना कैमरा ऑन कर देती है ताकि ये स्टोरी अपने व्यूअर्स को दिखा सके। ग्योल हॉबिन से पूछ रही होती है, बॉस क्या आप ठीक हो? लेकिन हॉबिन जो चुपचाप से एक जगह पे बैठा होता है झटके से उठता है और कहता है, हाँ मैंने सोच लिया है, मैं शोंगजुन के साथ काम करूंगा। अब तो तुम लोग भी कनेक्ट हो चुके हो ना शोंगजुन से, तो फिर हम साथ में मिलकर काम करेंगे। और इसका तुम लोगों से मतलब होता है होंग मांगी और रूमी से। ऑब्वियसली उन लोगों को भी ऑफर आया है XJ कंपनी से। और होंग मांगी ढीले नारे का इंसान रूमी को देखते ही फिदा हो जाता है और कहता है, तुमसे पहचान बना के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। विश यू रूमी, क्या आप इस बात में यकीन करोगी कि मुझे आपसे एक तरफा प्यार हो गया है? रूमी इसको देख कर डर जाती है लेकिन ये रूमी को बताता है कि ये भी एक यूट्यूबर है जिसके 30,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अब ये अपने टकले पने के ऊपर वीडियोस भी बनाता है। अब ये अपने टकले पने को लेके जैसे पहले शर्मिंदा हुआ करता था अब ये वैसा नहीं है। अब इसने अपने टकले पने को ही अपनी ताकत बना ली होती है क्योंकि इसे एहसास हो चुका होता है चाहिए कितना भी गुस्सा कर ले इसके बाल उससे वापस नहीं आने वाले। और सच में पहले ये भाई के सिर्फ 7 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे लेकिन अब 30,000 है। मतलब भाई जिंदगी में सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और बंदा है जो XJ कंपनी में जुड़ने वाला है और उसे यहाँ पे आना था। वो बंदे के बारे में अभी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन हॉबिन अभी साथ वालों को कहता है तुम सब तैयार हो ना, तो मैं शोंगजुन को बोल दूं कि हम सब तैयार है तुमसे कनेक्ट होने के लिए, तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतने में ही एक लड़की यहाँ पे आती है अपना कैमरा ऑन करके जिससे वो हॉबिन को शूट कर रही होती है और कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हॉबिन। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम XJ कंपनी के एक और यूट्यूबर को देखते हैं जो एक्सरसाइज करते हुए शोंगजुन को कहता है, तो तुम फाइनली हाउ टू फाइट से मिल चुके हो? हाँ, मुझे लगा वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है इसलिए तुमसे बिना बोले ही मैं उससे मिल गया। तुमने ऐसा करा, इसका मतलब तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं ये मान के चलता हूँ हम आगे मिलके उसके साथ काम करेंगे। लेकिन बॉस, तुम्हें ये चीजें उनसे सीक्रेट रखनी होगी। तुम्हें पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम्हें पता है ना उनको इस बारे में पता चलेगा तो ये ठीक नहीं होगा। इसके बाद हम वापस से हॉबिन वाले सीन में आते हैं और जो यहाँ पे लड़की आई थी हॉबिन को कहती है, हाउ टू फाइट के हॉबिन, आज मैं तुम्हें पहली बार आमने सामने देख रही हूँ। क्या तुम सच में 17 साल के हो? मैं 16 साल की हूँ। ओपा, मेरा नाम है हान ग्योल। ये काफी ज्यादा सुंदर होती है, इसकी आवाज भी काफी अच्छी होती है, इसलिए हॉबिन इसको देख के खुश हो जाता है। उसे लगता है ये भी हॉबिन की एक फैन है। लेकिन ये चुपचाप से हॉबिन के बगल में आके उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ओपा मुझे पिगी बैक राइड दो ना। और इस राइड का मतलब आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, ये उसी की बात कर रही है जब हम किसी को कंधे में उठा के चलते हैं। हॉबिन तो ये सुन के खुश हो जाता है कि अब ये उसे उठाने वाला है। इसके चेहरे में हरामखोरियत साफ दिखाई दे रही होती है और हान ग्योल पीछे से हॉबिन के ऊपर बस चढ़ने ही वाली होती है। इतने में ही ग्योल का टकला भाई आके हॉबिन की गर्दन पकड़ के उसे टेबल में पटक देता है और बहुत ही सीरियस होकर हॉबिन को कहता है, अबे ओए, ये किसने कहा तो उसको उठा सकता है? तुझे पता भी है वो कौन है? लगता है भविष्य में हम एक दूसरे के साथ काफी काम करने वाले हैं।
इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं जब कोई अपनी औकात से बाहर चला जाता है। ये देख के होंग मांगी टकले को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में यहाँ पे वो लास्ट बंदा भी आ जाता है जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे, और हान ग्योल का पर्स उठा के उसकी ठुड्डी में चिपका के कहता है, तो जब कोई अपनी औकात से बाहर चला जाता है तो तुझे वो पसंद नहीं? हाँ, क्या औकात से बाहर जाना तेरे हिसाब से कुछ ऐसा होता है? और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है टेहुन शियोंग। दूसरी तरफ ग्योल हॉबिन को संभाल रही होती है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उस टकले ने मुझे पटक दिया। और जब हॉबिन देखता है कि टकले के सामने होंग मांगी और टेहुन खड़े हैं, इस चीज का फायदा उठा के हॉबिन चिल्ला के कहता है, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब तक मैं चुप था लेकिन अब नहीं। और होंग मांगी और टेहुन टकले से पूछ रहे होते हैं, अभी तूने उस बंदे को टेबल में क्यों पटका? टकला कोई जवाब नहीं देता, इसलिए मांगी इसकी तरफ एक हमला करता है जिसको ये डॉच कर लेता है। और अपने भाई को ऐसे डॉच करता हुआ देख हान ग्योल काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जो कि हॉबिन को समझ नहीं आता कि आखिर इसमें खुश होने वाली बात क्या है। लेकिन जब ये खुश हो रही थी तो रूमी इसकी बहुत ही घटिया एंगल से एक फोटो खींच लेती है, जिसमें सच में काफी ज्यादा घटिया लग रही होती है। और रूमी कहती है, इस फोटो को मैं अपनी इंस्टाग्राम में डालूंगी, हा हा हा। वैसे भी इतनी ज्यादा फेमस यूट्यूबर की ऐसी फोटो डालने से रूमी को काफी ज्यादा व्यूज मिल सकते हैं। हान ग्योल थोड़ी सी हैरान होती है, और हॉबिन जो टेहुन और टकले के बीच में खड़ा होता है उसको अब समझ आ रहा होता है शायद ये दोनों लोग यूट्यूबर हैं, और शायद से रूमी हान ग्योल की असली फितरत अच्छे से जानती है, इसलिए उसको बोल रही होती है, तुम सच में लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा अच्छी हो, है ना? चिंता मत करो, ये सब कुछ करने के लिए मैंने भी स्ट्रीमिंग ऑन नहीं करी है। तो बताओ अब हम इसका क्या करें? बाकी लोग भले ही इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मैं जानती हूँ तुम उस तरीके की इंसान हो जो तब तक बस एक्टिंग करती रहती है जब तक उसे वो मिल नहीं जाता जो वो चाहती है, और जो तुम चाहती हो जब वो होने लगता है तो तुम बहुत ही ज्यादा ठरकियों की तरह उसको एंजॉय करती हो। तुम्हें लोगों के साथ खेलने में मजा आता है ना? क्या तुम्हें ये सब कुछ करके खुशी मिलती है, या फिर तुम्हें इस चीज से प्यार है? लेकिन तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। मतलब यार तुम समझ जाओ, ये हान ग्योल काफी ज्यादा दिखावटी किस्म की लकड़ी लग रही है मुझे। इतने में इस लकड़ी का टकला भाई रूमी का कॉलर पकड़ के कहता है, तूने अभी अभी ग्योल को क्या कहा? तूने उसे कुछ गलत कहा है ना? लेकिन अचानक से टेहुन टकले के मुंह पे लात बजा के उसको पीछे कर देता है, बट ये लात खाने के बावजूद भी टकला फुर्ती में टेहुन के ऊपर एक पंच मारने के लिए आता है। इससे टेहुन थोड़ा सा हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर इसने ये कहाँ सीख लिया। बट हान ग्योल अभी यहाँ से जा रही होती है, इसलिए टकला अपना पंच टेहुन के मुंह के आगे रोक देता है और खुद भी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन टेहुन लोगों की तरफ मुड़ के कहता है, क्या देख रहा है बे? लेकिन टेहुन इसके मुंह के आगे बिल्कुल अपना जूता करके कहता है, अबे चोमू, अपनी मालकिन का पीछा नहीं करेगा, जा कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ चुपचाप से उसके पीछे जा। और होंग मांगी अब भी रूमी को प्रपोज ही कर रहा होता है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ये हमारी प्यारी वाली ग्योल रूमी से पूछ रही होती है, आखिर तुमने उस लड़की के साथ क्या करा? और हॉबिन अब भी यही सोच रहा होता है, जो लड़की यहाँ पे आई थी उसका चक्कर क्या था, और उस टकले ने मुझे टेबल में क्यों पटका? क्या वो साले मुझे कुछ बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे थे? इतने में टेहुन इसके सर पे लात मार के कहता है, तुझे तो हल्के में ही लेंगे। अबे चोमू, तूने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करा बे? ये लाख की वजह से हॉबिन की जीप कट जाती है, इसलिए कहता है, अरे मुझे लगा तुम आओगे इसलिए मैंने कांटेक्ट नहीं करा। इसके बाद हम रात में एक गली का सीन देखते हैं जहाँ पे 3 छपरी बदमाश बैठे हुए होते हैं, और इन्हीं के पास से गुजर रहे होते हैं हान ग्योल और टकला। ये छपरी ग्योल को देखते हुए ये बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कितनी ज्यादा सुंदर है, और वो जो उसके साथ है क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? मुझे भी एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए। और टकला अपनी बहन से बोल रहा होता है कि तुम वहाँ पे उस लड़की से क्या बात कर रही थी, और अगर तुम्हें वहाँ से जाना ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन हान ग्योल इसका जवाब नहीं देती, बस अपने भाई को कहती है, वहाँ पे जो 3 छपरी बैठे हैं भैया प्लीज उनका कुत्ता बना दो ना। लेकिन टकला अपनी बहन को कहता है, देखो जल्दी घर चलो, तुम काफी ज्यादा भूखी होंगी, तुम्हारे लिए मैं रामेन उबाल दूंगा। लेकिन ये दोबारा से अजीब सा चेहरा बना के अपने भाई को देखने लगती है ताकि अपनी बात मनवा सके, और उसके बाद खुद उन 3 छपरियों के पास चले जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे पिगी बैग राइड दे सकते हो, यानी कि वही कंधे में उठा सकते हो? ये सुन के तीनों छपरी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों तैयार होते हैं कि आ जाओ मेरे कंधे में बैठ जाओ, मेरा कंधा बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और अब ये अपने भाई की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, तो आप कुछ करना चाहोगे इनका? इसके बाद हम देखते हैं जब हान ग्योल हॉबिन से मिलने आई थी तो रूमी ने सच में उसकी वीडियो बना ली थी और अपलोड भी कर दी है, और उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हान ग्योल का चैनल काफी ज्यादा फेमस है, इससे रूमी को भी नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं श्योंग जुन को, जो अपनी शार्क्स को खाना खिला रहा होता है और कहता है, हॉबिन तुम्हें काफी ज्यादा संभल के रहना होगा, क्योंकि वन पंच टीवी की हान ग्योल को मैं भी हैंडल नहीं कर पाता, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लड़की पागल है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं हान ग्योल अपने भाई के पीछे बैठ के जा रही होती है, और जो 3 छपरी यहाँ पे थे उनका कुत्ता बन चुका है। और टकला चलते चलते अपनी बहन को बोल रहा होता है, या तुम अब ये और ज्यादा करना बंद कर सकती हो? हान ग्योल ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन टकला कहता है, मैं उस बच्ची रूमी की बात कर रहा हूँ,
उसके साथ ऐसा मत करो, उससे बदला मत लो। इसका मतलब रूमी की फील्डिंग सेट होने वाली है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं रूमी अपने कमरे में बैठ के इंग्लिश पढ़ रही होती है, जो कि उसको काफी ज्यादा हार्ड लगती है, लेकिन साथ ही में ये भी सोच रही होती है उसने जो हान ग्योल के साथ करा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि रूमी को हान ग्योल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि वो इसकी फोटो इंस्टाग्राम में अपलोड कर देगी। इसलिए रूमी सोच रही होती है हान ग्योल को कांटेक्ट करके उससे माफी मांगने का। इतने में उसका फोन बजता है और जैसे ही वो फोन में देखती है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसका मुझे साफ साफ मतलब लगता है कि हान ग्योल ने कुछ कर दिया है। और दूसरे सीन में हम हान ग्योल को ही देखते हैं जो गाना गुनगुनाते हुए कुछ चीज पोस्ट कर देती है सोशल मीडिया में, और इसके बाद लाइव आके किसी गलत चीज के बारे में आवाज उठाने की बात कर रही होती है, लेकिन असल में ये किसी को टारगेट कर रही है। इसके अगले ही सीन में हम हॉबिन को देखते हैं जो बारिश में भागता हुआ रूमी के पास जा रहा होता है, क्योंकि आज उसे रूमी के साथ मिलकर किसी तरीके की वीडियो बनानी है। लेकिन ये एक्साइटेड तो शोंगजुन से मिलने के लिए होता है, क्योंकि जब हॉबिन शोंगजुन से मिलेगा तो शोंगजुन उसको 100 मिलियन वॉन देगा। लेकिन जब ये रूमी के घर के आगे पहुंचता है तो ये देख के हैरान हो जाता है रूमी घर के बाहर बैठी है और लगातार बारिश में भीग रही है। हॉबिन को लगता है रूमी दोबारा से हॉबिन के साथ कोई प्रैंक कर रही है, लेकिन रूमी रोते हुए कहती है, हॉबिन आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। हॉबिन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसको कहता है पहले अंदर चलो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर बैठ के बात करते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सैम डैग जो अपनी वीडियो में बोल रहा होता है, बिगनर्स कैसे फाइट करते हैं, तुमने इस आर्ट को मास्टर कर लिया है, इसलिए अब वक्त है लेवल अप करने का। और सच में अब हॉबिन को लेवल अप करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार किस्मत साथ नहीं देती और अब उसके दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जो चीज हान ग्योल ने पोस्ट करी थी वो एक वीडियो थी जिसमें उसने क्लियरली टारगेट करा होता है रूमी को, जहाँ पे वो ऑब्वियसली कुछ ऐसी बात कर रही थी कि रूमी कुछ इलीगल कर रही है और इलीगल तरीके से कोई वीडियोस बेच रही है। आसान शब्दों में इसने रूमी के ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाई होती है और इसमें 10 मिनट में ही लगभग 5,500 तक व्यूज आ भी गए होते हैं, तो सोच लो कि एक दिन में कितने आ जाएंगे। मतलब सच में यार ये लड़की बहुत ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स खेल रही है सोशल मीडिया की। इसलिए जितनी भी मेरी ऑडियंस है उन सबसे कहना चाहूंगा कभी भी किसी क्रिएटर के ऊपर अंधा यकीन मत करना, क्योंकि हो सकता है जिस क्रिएटर के ऊपर आपने अंधा यकीन करा है उसे सिर्फ और सिर्फ व्यूज से मतलब हो और वो उसके लिए चाहे तो झूठ बोल सकता है या फिर उसे इससे फर्क न पड़ता हो कि उसकी ऑडियंस उसकी वीडियो से कुछ सीखती हो या फिर नहीं सीखती हो। और हाँ, ये जो वायरल हिट में सीन चल रहा है इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। और जरा तुम देखो इस हान ग्योल को जो अपनी वीडियो में बकवास करके बोल रही है, हेलो सब्सक्राइबर्स, आप लोग कैसे हो, मुझे काफी ज्यादा खतरनाक मुद्दे के ऊपर काफी सारी रिपोर्ट्स आई आपकी तरफ से, इसलिए आज की इस वीडियो में हम उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। मैं हूँ वन पंच टीवी की हान ग्योल। आजकल एक बहुत ही खतरनाक मुद्दा सामने आ रहा है ब्यूटी यूट्यूबर्स का। ऐसी यूट्यूबर्स, ऐसी लड़कियां जब इनकी उम्र हाई स्कूल वाली है लेकिन उनका पास्ट बहुत ज्यादा डार्क होता है। इनके खिलाफ सुनने में आ रहा है ये पास्ट में बहुत ही गंदे काम किया करती थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लोग अपनी गंदी वीडियोस बेचा करते। और जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ वो अब भी यूट्यूब में एक्टिव है, जिसका नाम है रूमी। लेकिन यो रूमी ने खुद को सोशल मीडिया में ऐसा दिखाया है जैसे वो एक प्रिंसेस है। तो चलो आज जानने की कोशिश करते हैं ऐसी लड़कियां अपनी अश्लील वीडियो बना के क्यों बेचा करती हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी कम्युनिटी से। उस कम्युनिटी में एक अननोन बंदे ने यूट्यूबर्स के खिलाफ पोस्ट करा था और जो अननोन बंदे ने पोस्ट करा था उसमें लिखा था कि मुझे आजकल के यूट्यूबर से नफरत है, क्योंकि मिडिल स्कूल की मैं एक लड़की से मिला जो इलीगली अपनी अश्लील वीडियो बेचा करती थी और उसका यूट्यूबर कम्युनिटी में काफी ज्यादा अच्छा नाम है, लेकिन मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। और मुझे तो लगता है ये इसने खुद ही झूठी झूठी पोस्ट डलवाई होगी रूमी को फंसाने के लिए, भले ही इसके पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। लेकिन हाँ, अगर रियल वर्ल्ड में भी सच में कोई क्रिएटर अश्लीलता फैलाता है तो वो गलत ही होता है। चाहे हम उसको कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें वो कभी जस्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बुरा तो इससे लग रहा है कि भले ही असली में ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसे गिरे हुए काम करते हो, लेकिन रूमी ऐसी नहीं थी। रूमी कभी भी अपनी वीडियोस में अश्लीलता नहीं फैलाती थी, लेकिन हान ग्योल ने अपनी वीडियो में उसके खिलाफ झूठे सबूत दिखाना स्टार्ट कर दिया होता है। साथ में ये भी कहती है कि भले ही जो रूमी के सब्सक्राइबर्स हैं भले ही वो इस चीज को झूठ मानते हो, लेकिन ये सच है। असल में रूमी सच में 3 साल पहले अपनी अश्लील वीडियोस बेचा करती थी और सोशल मीडिया में जो अकाउंट वीडियो बेचने की बात कर रहा था उस अकाउंट की सिमिलैरिटी रूमी के अकाउंट से भी दिखाती है और बताती है ये सब कुछ ढूंढने में मैंने अपनी दिन रात बिता दी, लेकिन बाद में वो जो पोस्ट वगैरह थी, कमेंट्स वगैरह थी, वो डिलीट कर दी गई। लेकिन अभी इतनी जल्दी अपनी राय मत बना लेना, अभी वीडियो बाकी है, आगे देखते रहो, क्योंकि अब मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ
मिडिल स्कूल की रूमी की क्लासमेट्स को। तो चलो आओ इन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू लिया जाए। और अभी तो इनका इंटरव्यू लिया भी नहीं गया होता और लोगों ने रूमी को विलन मान लिया होता है। काफी सारे लोग ये मान चुके होते हैं कि रूमी अपनी अश्लील वीडियो बेचा करती थी और लोगों ने हान ग्योल को हीरो बना दिया होता है कि ये जो मतलब बातें करती है काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, ये सच बताती है। इसके बाद हम रूमी के एक नकली क्लासमेट को देखते हैं जिसके मुंह पे थैला होता है और वो इंटरव्यू में कहता है, मतलब हाँ उन दोनों में से एक लड़का है एक लड़की है। लौंडा कहता है, मैं रूमी का क्लासमेट तो नहीं था लेकिन वो उस वक्त पूरे स्कूल में फेमस थी। स्कूल ना आने के लिए वो बहुत कम स्कूल आती थी। उसने कहा था वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अकेले रहती है और जब उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को ध्यान से देखा जाता था तो उसकी हालत थोड़ी खराब सी लगती थी, लेकिन वो अपने ऊपर महंगी महंगी क्रीम्स को इस्तेमाल करना काफी पसंद करती थी। और सच में भाई ये सारी बातें सुन के ऑडियंस को गूज बम्स आ रहे होते हैं क्योंकि उनको ऐसा कुछ एक्सपोज हो रहा होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और भाई लोग मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कई बार हमें सोशल मीडिया में भी ऐसा कंटेंट परोसा जाता है जो या फिर झूठ हो सकता है या फिर मॉरली काफी ज्यादा गलत हो सकता है, अश्लील हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा माइंड हमारे साथ बहुत खतरनाक खेल खेलता है। वो ये नहीं देखता क्या सच है क्या झूठ, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारा माइंड बस कोई फॉरबिडन चीज देख के जो इतनी आसानी से नहीं दिखती, या फिर कहें गालियां वगैरह, या फिर कहें किसी लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह देखना, या फिर कोई लड़की लड़कों को ऑब्जेक्ट की तरह देखती हो, मतलब कुछ भी इस तरह की चीजें देख के हमारा माइंड इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है जिससे उसे अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता, बस उसे मजा आता है। लेकिन ये इंस्टेंट डोपामिन लॉन्ग टर्म में आपके माइंड को काफी ज्यादा खराब कर सकता है क्योंकि इससे माइंड को आदत पड़ चुकी होती है झटपट से डोपामिन हासिल करने की। और ये चीज समझदार लोग जानते होंगे ये झटपट से गलत कामों से ही मिलती है। और अभी हान ग्योल इसी तरीके की बातें कर रही होती है रूमी के बारे में, जिससे ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस के माइंड में भी डोपामिन रिलीज हो रहा होगा। और जो इसने दो लोगों को यहाँ पे बुला रखा होता है रूमी के साथ के, मतलब झूठे होंगे वो बता रहे होते हैं रूमी हमेशा स्कूल में लॉन्डो से पैसे लिया करती थी और वो इतने ज्यादा पैसे लेती थी जिनको वापस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और हमें ये समझ नहीं आता था ये अपनी महंगी महंगी क्रीम्स हर समय कैसे बदलती रहती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म तो बहुत ज्यादा बेकार रहती थी लेकिन अपना चेहरा चमका के रखती थी। वो बहुत सारे पैसे उधार लेती थी और ना जाने उसको वापस भी कैसे कर देती थी। मतलब तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पे इनडायरेक्टली रूमी को बोला जा रहा है कि वो एक आर थी। और इस चीज में और ज्यादा नमक मिर्च छिड़कने के लिए हान ग्योल इन दोनों को कहती है, तो ठीक है अब मैं एक और बात पूछती हूँ, मुझे सच बताओ क्या वो सच में इलीगल काम करती थी? क्या वो सच में अपनी वीडियोस बेचा करती थी? क्या ये सच है? इसके सामने जो दोनों लोग होते हैं वो इस तरीके से जवाब देते हैं, हाँ मतलब सच ही होगा जब इतनी सारी बातें उसके खिलाफ है। और ये हान ग्योल ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए ये भी कह देती है कि हमारे पास रूमी के खिलाफ कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन आजकल के जो माइनर्स ऐसे इलीगल काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है और उनके पास नहीं होता। लेकिन आप मुझे बताओ क्या माइनर्स को ऐसे काम करने चाहिए? मतलब भाई ये ढंग से मैनिपुलेट करती है अपनी ऑडियंस को, इसलिए मुझे कभी कभी आप लोगों की चिंता होने लगती है। इसलिए मैं दिल से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, कभी भी खुद को इतना वीक मत होने देना कि कोई क्रिएटर आपको गलत इन्फ्लुएंस कर पाए, क्योंकि बॉडी को तो पूरी दुनिया ट्रेन करती है लेकिन असल में सोशल मीडिया में हमला तो हमारे माइंड में किया जाता है। और सच में इस हरामजादी हान ग्योल ने अपनी ऑडियंस के माइंड में हमला कर भी दिया होता है। कुछ लोग कमेंट में रूमी के घर का पता पूछ रहे होते हैं, कुछ उसको जान से मारने की बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग बस मजे ले रहे होते हैं और कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि ग्योल कितनी अच्छी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो रूमी को अच्छा मानती है क्योंकि ऑब्वियसली हान ग्योल ने आखिरी में मैसेज दिया था ना कि माइनर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसको सिंपैथी समझ लिया रूमी के लिए। और कमाल की बात है कुछ लोग यहाँ पे लिंक्स मांग रहे हैं कि उन वीडियोस के लिंक्स कहाँ हैं जो वो पहले बेचा करती थी। मतलब कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड की कुछ ज्यादा ही रियलिटी दिखा दी गई है यार। इसी के साथ हान ग्योल की वीडियो खत्म होती है और हॉबिन ये सारी वीडियो देख रहा था और ये देख के वो हैरान हो जाता है। और रूमी अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है और हॉबिन से कहती है अब कोई रास्ता नहीं है, लोगों ने मुझे फंसा दिया है। इसकी अगली सुबह हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल तुमने वन पंच टीवी का वो वीडियो देखा था जो आया था। इन लोगों के पास ये बात फैल चुकी होती है कि रूमी अपनी गंदी वीडियोस बेचा करती थी पहले। लौंडे तो ये भी बातें करने लग जाते हैं कि शायद रूमी को लड़कों के साथ सोना अच्छा लगता होगा। और बिल्कुल इसी मोमेंट में रूमी क्लास के अंदर आ जाती है और उस लड़के के कंधे में हाथ रख के कहती है, हे तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, मैं बाहर से तुम्हें सुन सकती हूँ। नहीं हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। क्या मतलब मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे? तुम्हें नहीं लगता जो तुमने वीडियो देखी थी वो झूठ थी, वो सब अफवाह है? लगता है हान ग्योल से कोई गलती हो गई है, वो मुझे टारगेट बना रही है। लेकिन लौंडा इसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और कहता है कि तुझसे मुझे किसी अंकल की स्मेल आ रही है, इसलिए कुतिया चुप हो जा, जाके डूब मर कहीं। मतलब समझ रहे हो ना ये लोग इसको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं अंकल वाली बात से। रूमी इनको बहुत ज्यादा समझा रही होती है, देखो वो सब कुछ झूठ था, आज रात में एक वीडियो डालूंगी, प्लीज उसको देखना, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ। लेकिन लौंडे अब भी स्कूल के कॉरिडोर में वन पंच टीवी की वीडियो की ही बात कर रहे होते हैं जो रूमी के
के खिलाफ थी। और क्योंकि अब रूमी की कोई वीडियो नहीं देख रहा होता तो ये इनको कुछ खाने की चीजें दे रही होती है और बोल रही होती है प्लीज मेरी वीडियो देखना, आज रात को मैं एक्सप्लेनेशन डालूंगी। और ये खाने की एक छोटी सी बोतल ये मुनशोंग के सर में भी रख के गई है। खैर जितने लोगों को ये बोल सकती थी कि वीडियो देखना सबको बोल देती है, इसके बाद स्कूल से घर जा रही होती है। लेकिन इतने में ही बगल से 3 लौंडे आते हैं और इसके गाल में कुछ नोट टच करवा के कहते हैं क्या इतने पैसे काफी होंगे। लेकिन फिर भी रूमी को मानना पड़ेगा, वो खुद को ऐसा नहीं दिखाती जैसे वो टूट गई है। वो एक वियर्ड सी स्माइल के साथ कहती है अरे ओपा जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो सब मेरे बारे में सिर्फ अफवाहें हैं, इसलिए आज रात को मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने वाली हूँ। लेकिन इतने में ही होंग मांगी यहाँ पे आता है और जो लोग रूमी को परेशान कर रहे थे उनमें से एक की गर्दन पकड़ के उठा देता है। और सच में भले ये मोटा समाज को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन दिल का अच्छा होता है और रूमी को कहता है रूमी तुम जाओ, मुझे गलत मत समझना, देखो मैं बस यहाँ पे हॉबिन से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐसे लोगों से निपटने की मुझे आदत है। इसके बाद रात शुरू हो जाती है और रूमी की वीडियो भी। और आपको ये बात बताने की जरूरत भी नहीं होगी मुझे कि ऑडियंस उसको गलत गलत ही बोल रही होती है कमेंट्स में, लेकिन रूमी जवाब देती है हाय मुझे नहीं पता था कि आजकल मैं इतनी ज्यादा फेमस हो रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल इंटरनेट में कुछ ज्यादा ही बातें हो रही हैं? लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। तो जो सब्सक्राइबर्स पहले मुझे स्पॉन्सर किया करते थे क्या वो अब वापस आएंगे ना? तुम लोग चले गए थे। और यह वो गाना गुनगुनाते हुए अपना क्लियरिफिकेशन स्टार्ट करती है। तो अब मैं बात करूंगी वन पंच टीवी ने जो मेरे ऊपर वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी मेरा नाम है यो रूमी। मैं जब से एक छोटी बच्ची थी मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं करे। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं थे, मैं अपने रिश्तेदारों से भी दूर रही। मैं बहुत ज्यादा गरीब थी, मैंने जैसे तैसे करके पैसे कमाए। मैंने धीरे धीरे करके पैसे बचाने स्टार्ट करे। मेरे रिश्तेदारों को मेरी हालत पता थी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं। खैर अपने क्लियरिफिकेशन में वापस आती हूँ। जिस ट्विटर में वो पिछली पोस्ट मिली है मैंने कभी ट्विटर इस्तेमाल भी नहीं करा जिसमें मेरे खिलाफ झूठे सबूत दिखाए गए हैं। बेचारी रूमी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि उसे एक सिर्फ फालतू की कंट्रोवर्सी से अपना सैड पास्ट बताना पड़ रहा होता है यहाँ पे, और उसको बताते हुए आंसू आ जाते हैं बेचारी के। लेकिन ऑडियंस इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही होती और बोलती है कि जो तुम बोल रहे हो क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? ये बस बोलती रह जाती है कि आखिर मैं इसका क्या सबूत दूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैंने कभी कुछ गलत नहीं करा, मैं कभी किसी के साथ नहीं सोई। लेकिन फिर भी कमेंट में लोग इसका मजाक उड़ाते रहते हैं, इसको भला बुरा बोलते रहते हैं। मतलब वही सारी भली बुरी बातें जो हान ग्योल ने अपनी वीडियो में करी थी, जिससे ये अब फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि जो लोग कल इसके साथ थे आज सब के सब खिलाफ हो चुके होते हैं सिर्फ झूठी बातों की वजह से। वो लोग तो अब इसकी साइड सुनना भी नहीं चाह रहे होते, इसलिए अपनी हिम्मत दोबारा से बांधती है और एक झूठी स्माइल करके बोलती है अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। और इसके बाद अंधेरे कमरे में एक कोने में जाके बैठ जाती है। इसको अपनी माँ की याद आ रही होती है, लेकिन इसको तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं होता क्योंकि शायद से इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मतलब जो भी हो इसको इसकी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। और ये जो रूमी की रोने वाली वीडियो होती है दूसरे सीन में ये चीज हान ग्योल भी देख रही होती है और एक जगह पे लेट के खुद से कहती है अब बता किसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और यही चीज हान ग्योल का टकला भाई भी देख रहा होता है। इतने में टकले को कॉल आता है शोंगजुन का, और शोंगजुन तो हरामियों का बाप है लेकिन हॉबिन उसके साथ काम करने वाला है, इसलिए वो टकले को कहता है हॉबिन मेरे परिवार के मेंबर जैसा बनने वाला है, इसलिए मैंने कहा था ना उसके आसपास के लोगों को नुकसान मत पहुंचाना। अब ये लफड़ा जल्दी से बंद करो इससे पहले कि ये और ज्यादा बेकार हो जाए। हाँ ठीक है समझ गया। और जब ये यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही इसके पीछे से आ जाता है होंग मांगी। मांगी ने रेडियो में गाने चला रखे होते हैं और इसको कहता है मैं वो इंसान हूँ जो किसी लड़की के आंसू देख के चुप नहीं रह सकता, एक ऐसा पागल जो प्यार में है। माचो होंग मांगी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए अब ध्यान से सुन। और अपने रेडियो को एक हाथ से ही तोड़ के कहता है तुम लोगों की तरह मुझे नहीं पता किसी को कैसे टारगेट बनाते हैं, लेकिन मुझे किसी को मारना जरूर आता है। और अब ये टकले से फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इसके बाद हमें होंग मांगी के थोड़े से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो स्कूल में होगा। हम देखते हैं ये उस वक्त भी एक सीसीरियम चैंपियन होता है लेकिन इतना ज्यादा बड़ा कि चेयर में ठीक से आता भी नहीं। और इसके आसपास के लॉन्डेस को इस बात के लिए परेशान करते रहते हैं कि ये लड़कियों का पीछा करता है। होंग मांगी उन्हें उल्टा जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो लोग उसको टकला कहते हैं तो होंग मांगी इनमें से एक की गर्दन पकड़ के हवा में उठा देता है और कहता है तुम मुझे ये नहीं बोल सकते। मुझे एक बात बता,
किसी लड़की को सच सच अपने दिल की बात बता देना कोई पाप है क्या? और होंग मांगी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक बार कोई इसकी पकड़ में आ जाए तो उसका छूटना लगभग नामुमकिन होता है। इसकी हाइट होती है 207 सेंटीमीटर और वेट होता है 151 केजी। और डरावनी बात यह है कि इसकी हाइट और वेट लगातार अभी बढ़ ही रहा है और यही डरावना सिसीरियम चैंपियन होंग मांगी अभी टकले के सामने खड़ा होता है उसे मारने के लिए। लेकिन फाइट करने से पहले टकले को कहता है, तुमने रूमी को गलत इल्जाम में फंसाया है, इसलिए अपनी एक नई वीडियो बनाओ और उसमें बताओ तुमने सब कुछ गलत कहा था। लेकिन टकला मस्त करके सिगरेट पी रहा होता है और कहता है, अबे जाना मोटे। होंग मांगी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, क्या तू अब भी यही कहेगा? अगर मैंने एक बार तुझे पकड़ लिया तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा। और भागता हुआ टकले की तरफ जाता है उसे पकड़ने के लिए। होंग मांगी को अपनी ताकत पे इतना भरोसा होता है कि उसने आज तक कभी भी किसी से सीरियसली फाइट नहीं करी। लेकिन टकला इसको अपनी तरफ आता देख भी काफी ज्यादा चिल लग रहा होता है और मांगी जैसे ही पास आता है तो उसके मुंह पे पड़ता है एक मुक्का और हमें बताया जाता है ये टकला एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और होंग मांगी के लिए एक ऐसा दुश्मन है जिसको वो बहुत ही मुश्किल से पकड़ पाएगा, या फिर कहे होंग मांगी टकले को पकड़ ही नहीं सकता। टकला अब भी कहता है, मैं फाइट नहीं करना चाहता, यहाँ से चला जा। लेकिन मांगी अब भी फाइट करना चाहता है क्योंकि वो टकले से माफी मंगवाना चाहता है ताकि रूमी बच सके। इसलिए दोबारा से भागते हुए टकले की तरफ आता है। लेकिन टकला अब इसके ऊपर एक ऐसा हमला मारता है जो बड़े बड़े फाइटर्स भी जिसको हल्के में नहीं ले सकते, यानी कि बॉक्सिंग का जैब अटैक जो कि सीधा मांगी के मुंह पे पड़ता है। और जब ये हमला किसी के पड़ता है तो इंसान हिलने के काबिल नहीं रहता, लेकिन मांगी फिर भी हिल रहा होता है। वो जैसे तैसे करके टकले को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टकला लगातार इसके मुक्के बजाए जा रहा होता है। और मांगी टकले को इसलिए भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसको नहीं पता कि ये नॉर्मल पंचेस नहीं है, ये एक बॉक्सर के पंच हैं और एक बॉक्सर का पंच कब सामने वाले के किस तरीके से पड़ जाए ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और मांगी जैसे बंदे के लिए तो और ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ सिसीरियम सीखा है, उसे बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो अपनी ताकत के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होता है। लेकिन वो ताकत तभी काम आ सकती है जब वो टकले को पकड़ पाए, लेकिन वो टकले को पकड़ ही नहीं सकता। इसलिए टकले ने मांगी का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। मांगी जमीन में गिर चुका होता है, नाक से खून निकल रहा होता है क्योंकि टकले ने सारे मुक्के नाक में ही एम करे थे। लेकिन मांगी बेहोश तो अब भी नहीं हुआ, वो अब भी हंस रहा होता है जमीन में गिरे गिरे। टकला वापस से अपना सुट्टा मारता है और कहता है, माफ करना वो झूठी अफवाह है फैलाने के लिए। और ये कहकर टकला यहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू सिसीरियम का कितना खतरनाक प्लेयर है, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। और मांगी अपने मन में कहता है, आखिर मैंने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? रूमी, क्या तुम एक बार फिर से स्माइल करने का रीजन ढूंढ सकती हो अपनी जिंदगी में? दूसरी तरफ प्यारी यार रूमी को चिल्ला के बोल रही होती है कि खाना खा लो, क्योंकि अगर तुम ऐसे खाना छोड़ दोगी तो तुम पे ताकत कैसे आएगी। जल्दी से खाना खाओ ताकि उसके बाद हम तुम्हारी क्लियरिफिकेशन वीडियो बना सके। मुझे तो लगा था तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें अपनी हालत में बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? देखो मुझे नहीं पता ज्यादा, अगर तुम ये आधा खाना बाहर के कुत्तों को देना चाहती हो तो उसको मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन अगर तुम अभी खाना नहीं खाओगी तो मैं बाद में तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। लेकिन रूमी बेचारी ने रो रो के पूरा तकिया गीला कर दिया होता है, लेकिन ग्योल भी हार मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान ग्योल को जो दोबारा से लाइव आ चुकी होती है और बोल रही होती है, आज मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए, आज मैं थोड़ी सी उदास हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी को एक्सपोज करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ छीन रही हूँ। लगता है मुझे अब लोगों की सच्चाई सबके सामने लाना बंद करना होगा। और ये कह के भी ये ऑडियंस की सिंपैथी गेन कर लेती है। ऑडियंस इसको बोल रही होती है, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुमने तो अच्छा काम करा है, पूरा तो उसको लगना चाहिए जो अपनी गंदी वीडियोस पैसों पे बेचती थी। सच में इस चुड़ैल को अंदर से तो हंसी आ रही होती है ये सब कुछ देख के, इसलिए अपना मुंह छुपाते हुए कहती है, लेकिन फिर भी चिंता तो होती है ना। और ये कह के तो ये ऑब्वियसली और ज्यादा अच्छी बन जाती है, यानी कि ये पहले खुद ही किसी को बर्बाद करती है, उसके बाद खुद ही विक्टिम कार्ड खेलती है और अब ऐसे दिखा रही होती है कि जैसे इसको रूमी के लिए काफी ज्यादा दुख है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल पे पत्थर रख के ये यहाँ पे बाहर आ रखी है और आराम से झूला झूल रही है। लेकिन जैसे ये लाइव स्ट्रीम बंद करती है उसके बाद तो खुशी खुशी गाना गुनगुनाते हुए झूला झूलती है एकदम मस्त करके। लेकिन इतने में यहाँ पे आ जाता है हॉबिन और कहता है, तुम सच में एक बहुत ज्यादा डरावनी लड़की हो, तुम जिन लोगों को पसंद नहीं करती उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती हो और एक्टिंग करती हो ताकि तुम्हें लोगों की सिंपैथी मिल सके। इस सब के बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या तुमने कभी ये सोचा है? तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बंदा है जो प्यार में पागल है, जो लड़कियों के आंसू नहीं देख सकता। उस प्यार में पागल बंदे होंग मांगी ने मुझे इसके बारे में बताया है। और अभी हॉबिन के हाथ में एक रिकॉर्डर होता है जिसमें हान ग्योल का टकला भाई साफ साफ ये कहता हुआ दिखाई दे रहा होता है कि गलत अफवाहें फैलाने के लिए मुझे माफ करना। आई थिंक ये वीडियो होंग मांगी ने ही बनाई होगी। और हॉबिन अभी कहता है, तुमने रूमी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं,
तुम्हारे कैमरामैन ने ये बात मानी है, अब तुम्हारा खेल खत्म होता है, वन पंच टीवी। इसके बाद हम थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे हॉबिन इंटरनेट में वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जिससे साबित हो सके कि रूमी बेकसूर है। लेकिन घंटों तक ढूंढने में भी उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि हान ग्योल ने वो सब कुछ डिलीट मरवा दिया होगा। और वो देखता है हान ग्योल ने पहले भी ऐसी काफी सारी वीडियोस बनाई है जिसमें उसने काफी सारे लोगों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। और कमाल की बात तो यह है कि उसने हमारे डैनियल के ऊपर भी एक एक्सपोज वीडियो बनाई है जहाँ पे लिखा है ये बंदा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता बल्कि अनकॉन्शियस स्टेट में रह के लोगों से फाइट करता है। और सच बताऊं, हान ग्योल ने भले ही सबके बारे में गलत कहा होगा लेकिन इसके बारे में बिल्कुल सही कहा है उसने, क्योंकि सोचने वाली बात है ये बंदा हमेशा लड़ाई करता रहता है, उसके बावजूद भी इसके एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आते हैं। इससे शायद हान ग्योल थोड़ा सा और रिसर्च करती तो शायद वो पता लगा सकती थी कि इसके पास 2 बॉडीज हैं, लेकिन ये बात उसकी औकात से काफी बाहर है। लेकिन अभी जो हॉबिन होता है उसे कोई भी सबूत नहीं मिलते जिससे वो रूमी को बेकसूर साबित कर सके। बट इतने में ही उसके पास आता है होंग मांगी जिसकी नाक टूटी हुई है और हॉबिन के पास आके अपने कच्चे में हाथ डाल के कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सच में एक पल के लिए ये देख के हॉबिन की आत्मा कांप गई होगी। लेकिन होंग मांगी वहाँ से निकालता है एक एक्शन कैमरा और ये कैमरा चाहे तो होंग मांगी के ऊपर केस कर सकता है हरासमेंट का। खैर होंग मांगी हॉबिन को बताता है इसमें वो सबूत है जिससे रूमी बेकसूर साबित हो सकती है। और अभी हमें पता चलता है कि होंग मांगी टकले से जानबूझ के फाइट में हारा था ताकि उसको ये वीडियो मिल सके। और हॉबिन को बोल रहा होता है अगर मैं उसको जान से मार देता तो चीजें हमारे लिए और ज्यादा खराब हो जाती, इसलिए मैंने ऐसा नहीं करा, इसलिए मैंने समझदारी से काम लिया। हॉबिन कहता है अगर तेरे पास सबूत है तो तू अपने चैनल पे उस हान ग्योल को एक्सपोज क्यों नहीं कर देता। लेकिन ये सज्जन बड़ी ही प्यार से जवाब देता है मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर सकता क्योंकि रूमी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर उसे पता चला तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ हॉबिन। मतलब सच में यार ये बंदा काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में हॉबिन हान ग्योल के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों को धोखा दे रही हो और इस चीज से तुम पैसा कमा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अगर इस बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी वजह से काफी सारे यूट्यूबर्स को काफी दिक्कत हुई है और जब तुम्हारी ऑडियंस को पता चलेगा कि तुमने उनका बेवकूफ बनाया है तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें फिर भी सब्सक्राइब करेंगे? अब जल्दी से अपनी लाइव स्ट्रीम ऑन करो और लोगों को बताओ कि तुमने सब कुछ झूठ बोला था। अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो मैं। लेकिन इतने में ही हान ग्योल झूले से कूदती है और हॉबिन के मुंह पे एक जैब अटैक मार देती है। लड़की के हाथ से मुक्का खा के हॉबिन हैरान होता है, लेकिन हान ग्योल प्रोफेशनल बॉक्सर्स की तरह हॉबिन के मुंह पे काफी सारे मुक्के बजा देती है जिससे हॉबिन के हाथ में जो कैमरा होता है वो जमीन में गिर जाता है और हान ग्योल उसे अपने पैर से तोड़ के कहती है वैसे हम सब ऐसी चीजों की कॉपी रखते हैं लेकिन फिर भी ओपा क्या हुआ अगर मैंने किसी को अपना टारगेट बना लिया तो क्या तुम इस चीज के लिए मुझसे लड़ भी सकते हो? और सच में यार ये लड़की देखने से लग नहीं रही थी कि इतनी खतरनाक बॉक्सर होगी। हॉबिन मुक्के खा के लड़खड़ा रहा होता है, इतने में ही ये हॉबिन के पास आके उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ओपा क्या आप ठीक हो? आप जिस वजह से यहाँ पे आए थे वो वजह खत्म हो गई है ना? आप मेरे पास कैमरामैन की फाइट लेकर आए थे ना मेरे? तो ठीक है ओपा मेरी बात सुनो, मुझे बताओ वो कौन था जिसने पहले मेरे कैमरामैन के ऊपर अटैक करा? बिना किसी सबूत के उसके ऊपर अटैक करा गया। तो बताओ यहाँ पे गलत कौन हुआ? ऊपर से वो कौन था जो फालतू की बहस कर रहा था और छुप के मेरे कैमरामैन की वीडियो बना रहा था? क्या मेरे कैमरामैन ने सच में ये माना कि उसने गलत अफवाह फैलाई? ओपा सारी गलत चीजें तो तुमने यहाँ पे करी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या तुम मुझे गलत बोलोगे? यो रूमी से माफी मांगो, मेरे पास उस वीडियो की कॉपी पड़ी है। ओपा अगर तुम हमें टारगेट बनाना चाहते हो तो बना लो, अगर ऐसा होता है तो मैं लाइव स्ट्रीम में ये बोलूंगी कि तुमने मुझे ब्लैकमेल करा और मैं इस तरीके से अपनी ऑडियंस को रोके दिखा दूंगी। तुम्हें पता है ना वन पंच टीवी की इमेज लोगों की नजर में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारे ऊपर पहले से ही कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है। तो बताओ वो बेवकूफ ऑडियंस तुम्हारी बात मानेगी या मेरी बात मानेगी? या फिर तुम हर बार की तरह ये सब कुछ फाइट करके सॉल्व करना चाहते हो? लेकिन क्या ऑडियंस को ये अच्छा लगेगा कि तुम एक लड़की से फाइट कर रहे हो? एक तरीके से हॉबिन की भी यहाँ पे वाट लग चुकी होती है, क्योंकि अगर हॉबिन ने अब इसके खिलाफ कुछ करा तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि हॉबिन जबरदस्ती इसको टारगेट कर रहा है। और ये हान ग्योल ऐसा दिखाने में काफी ज्यादा माहिर है और इसके सब्सक्राइबर्स भी हॉबिन से काफी ज्यादा हैं। हान ग्योल दोबारा से कहती है तुम्हें पता है रोमी दीदी सच में एक अच्छी इंसान है, मैंने उसके बारे में काफी सारी गलत चीजें ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और तब जाके एक चीज मेरे सामने आई और वो ये है कि सच में उसके बारे में कुछ गलत नहीं है, उसका पास्ट एकदम क्लियर है, इसलिए उसके खिलाफ झूठे एविडेंस बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी। तो बताओ ओपा क्या आप उसकी सिचुएशन का फायदा उठा पाए? आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहती हो? Well then, बाय बाय ओपा। और ये क्या है कि ये हॉबिन के मुंह पे मुक्का बजा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोंगजुन को।
जो अपनी मस्त सी कार पे अपने स्टोर के बाहर आता है। यहाँ पे अभी बारिश हो रही होती है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है देखता है हॉबिन यही बाहर पे बैठा है और बारिश में भीग रहा है। शोंगजुन एक जेंटलमैन की तरह छाता हॉबिन के ऊपर करता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पे कितने देर से भीग रहे हो? मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं करी थी। क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ किसी तरीके की प्रैंक वीडियो बनाने वाले हो? शोंगजुन प्लीज मेरी मदद करो। वन पंच टीवी की हान ग्योल ने मेरी एक दोस्त के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। तुम भी उसको जानते हो, उसका नाम रूमी है। तुम रूमी को अपनी कंपनी में भी शामिल करवाना चाहते थे। वो पक्की बात है, हान ग्योल उसको गलत फंसा रही है। तुमने कहा था तुम उस इंसान को पसंद करते हो जो पैसा पसंद करता है। रूमी भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की है जिसको पैसा बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरी जैसी है और मैं आपके जैसा। इसका मतलब वो आपके जैसी है। भैया अगर आप यू रूमी की हेल्प नहीं करोगे तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। हॉबिन शांत हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मुझे माफ करना, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मेरी बात ध्यान से सुनो हॉबिन। वन पंच टीवी की हान ग्योल वो मेरी कंपनी XJ कंपनी की एक मेंबर है। भले ही वन पंच टीवी ने गलत खबरें फैलाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारी फैमिली मेंबर है। इसलिए तुम्हें अभी अपना मन बनाना होगा हॉबिन। अगर तुमने कभी भी वन पंच टीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो जो मैंने तुम्हें 100 मिलियन वॉन देने का वादा करा था मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। पैसों से तुम अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मजे कर सकते हो। सिर्फ 100 मिलियन सुन के ही किसी को मजा आ जाता है। और हॉबिन के भी एक्सप्रेशन अभी ये सुन के चेंज हो चुके हैं। देखो हॉबिन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बिजनेसमैन का काम होता है प्रॉफिट कमाना। अगर वन पंच टीवी जिसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो मेरी कंपनी छोड़ के चले जाएगी तो मैं 200,000 वाली सब्सक्राइबर रोमी को कभी नहीं चुनूंगा। इसलिए हॉबिन को अब फैसला करना होगा। या तुम अपनी हाई स्कूल की उस फ्रेंड को चुनोगे जिसे तुम ग्रेजुएट होने के बाद भूल ही जाओगे, या फिर तुम चुनोगे पैसा। बताओ हॉबिन। ये कह के शोंगजुन तो शायद यहाँ से चला जाता है और हॉबिन बारिश में भीग रहा होता है और अपने मन में कहता है 100 मिलियन मुझे माफ कर देना रूमी। लेकिन इसके बाद अब अगले सीन में देखते हैं वन पंच टीवी के टकले को और इसके पास अभी आते हैं हॉबिन और स्नैपर। हॉबिन इसको कहता है, हेलो, हम हाउ टू फाइट चैनल से हैं। हमने अभी XJ कंपनी को ज्वाइन करा है। स्नैपर कहता है, हम लोग जल्दी ही परिवार बनने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे हाय हेलो बोलने के लिए आए थे। टकला कहता है, या तुम्हें शोंगजुन भाई ने मेरे बारे में बताया है? खैर जो भी हो, मुझे लगता है अब तूने अपना मन बना लिया है। मुझे माफ करना, मैंने वहाँ पे तुझे मारा था क्योंकि मुझे लगता है आगे हम साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। साथ में रूमी के साथ जो हुआ मुझे उसके लिए भी बुरा लगा, लेकिन ग्योल के साथ मेरा अच्छा काम चल रहा है और तू भी पैसा बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। इतने में ही हॉबिन अपनी जैकेट खोलता है जहाँ पे अंदर के उसके कपड़ों में लिखा होता है आई एम सॉरी रूमी, और चिल्ला के टकले को कहता है, हरामजादे टकले, तू एक नंबर का झूठा है और अब हाउ टू फाइट करेगा वन पंच टीवी का शिकार। और बिल्कुल इसी मोमेंट में स्नैपर ने अपनी लाइव स्ट्रीम भी ऑन कर दी होती है और इस लाइव स्ट्रीमिंग में हॉबिन सबको बता रहा होता है ये जो लोगों को एक्सपोज करते हैं वो सब कुछ झूठ होता है, ये लोग आपका बेवकूफ बनाते हैं। ये वन पंच टीवी वाले जितने भी फेक सबूत दिखाते हैं वो सच में फेक ही होते हैं। लेकिन ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हॉबिन ये क्या बोल रहा है। लेकिन हॉबिन ने अपना मन बना लिया होता है कि वो 100 मिलियन वॉन ठुकरा देगा और रूमी की मदद करेगा। लेकिन उसको बुरा तो इसलिए लगा होता है कि वो एक पल के लिए ये सब कुछ करने में हेजिटेट कर रहा था। और टकला हॉबिन को कहता है, हाउ टू फाइट, क्या तू इस वक्त हमें टारगेट बना रहा है? क्या तू ये सब कुछ हैंडल भी कर पाएगा? लेकिन हॉबिन अब भी इसको चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तू अब भी एक्टिंग कर रहा है ना साले हरामजादे, मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है, तू फिर भी एक्टिंग कर रहा है। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है, तू फिर भी एक्टिंग कर रहा है। हमारे चैनल को भी पहले किसी ने झूठा रिपोर्ट मारा था, हमारे चैनल के खिलाफ एक ब्लॉग लिखा गया था ताकि हमारे चैनल पे येलो डॉलर आ जाए, और उस चीज से हमें एक बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात पता चली। ऐसे हम अकेले नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ था। उस तरीके के ब्लॉग्स बस इसलिए ही बनाए जाते थे ताकि यूट्यूबर्स को फॉल्सली रिपोर्ट करा जा सके। ऑडियंस को अब भी समझ नहीं आया होता कि बात क्या है, लेकिन चीजें एक्साइटेड हो रही होती हैं इसलिए और सुनते हैं वो। और हॉबिन अपनी ऑडियंस को बताता है कि पहले उसको ऐसा लग रहा था जो ली हुंचू था उसने ही सब कुछ मतलब बुरे काम करे थे, यानी कि हॉबिन के चैनल पे जो येलो फ्लैग आया था वो उसकी वजह से आया था। लेकिन असल में ली हुंचू ने वो सब कुछ नहीं करा था, बल्कि वो तो किसी से डरा हुआ था और किसी के कहने पे सब कुछ कर रहा था। लेकिन फिर हॉबिन को मिलता है एक पुराना कम्युनिटी सोशल मीडिया में जहाँ पे कुछ पैसे लेन देन की बात हो रही होती है। शायद से किसी ने पैसे देके लोगों को गलत रिपोर्ट्स मारने के लिए बोला था किसी यूट्यूबर की वीडियो में, और जिन लोगों ने ये गलत काम करे होंगे जब वो अपने पैसे मांग रहे थे, तो जिस बंदे से वो पैसे मांग रहे थे कमेंट्स में हॉबिन उसकी रिसर्च करता है कि आखिर ये कौन है, और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद हॉबिन को उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है। और अभी हॉबिन उसी मोबाइल नंबर पे सबके सामने कॉल करता है और वो मोबाइल बजता है टकले के पीछे वाली जेब में, जिसका मतलब साफ हो जाता है ये वन पंच टीवी वाले ही ये काला खेल खेल रहे थे बाकी यूट्यूबर्स के साथ। और ऑडियंस को अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा होता है कि सच में हॉबिन सच बोल रहा है। और हान ग्योल जो ये वीडियो देख रही होती है कहती है, ये साला हरामजादा
ज्यादा, फिर ये क्या कर रहा है? लेकिन हॉबिन अब भी वन पंच टीवी का भांडा फोड़ने में लगा हुआ होता है ऑडियंस के सामने और कहता है भले ही वन पंच टीवी का चैनल काफी ज्यादा फेमस है लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। और यार यहाँ पे एक ये भी बात है कि वन पंच टीवी के 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। सिर्फ इस वजह से भी ऑडियंस उनके ऊपर काफी ज्यादा यकीन कर रही थी क्योंकि ऑडियंस को लग रहा था इनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं तो ये सच ही बोलते होंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं ये बात जरूरी नहीं कि वो सारी बातें सच बोलेगा और अच्छा इंसान होगा, क्योंकि हान ग्योल जैसे लोग कभी कभी ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल के अपने सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और हॉबिन अब भी बोल रहा होता है तुम लोगों के खिलाफ झूठे सबूत बनाते हो, उनको झूठी रिपोर्ट्स पढ़वाते हो। तुम लोगों ने काफी सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा करा है और ये एक पाप है। एक बंदा जो प्यार में पागल है, तुमने उसकी नाक तोड़ी, झूठी बातों को ऐसे दिखाया जैसे वो सच हैं। तुमने अपनी ऑडियंस को धोखा देने का पाप करा है। भले ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते और तुम्हें यहाँ पे पैसे कमाने हैं, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए तुमने मेरी दोस्त के ऊपर गलत इल्जाम लगाए। तुमने जो रूमी के साथ करा वो एक पाप है। ये चीज अभी रूमी भी देख रही होती है और हॉबिन अब भी बोल रहा होता है गंजे हरामजादे मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी जिंदगी में मेरा पहली बार इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि टकले तेरी वजह से मुझे 100 मिलियन वॉन छोड़ने पड़े। आजा हरामजादे, अब ये सबको शुरू करते हैं। और ये सबको सुन के अब ऑडियंस हान ग्योल के खिलाफ हो गई होती है और हॉबिन बोल रहा होता है हान ग्योल को यहाँ पे लेके आओ। लेकिन हान ग्योल खुद भागती हुई हॉबिन के पास ही आ रही होती है उसको मारने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में उसको कोई अड़ंगी दे देता है जिस वजह से वो गिर सकती थी लेकिन वो गिरती नहीं क्योंकि वो एक बॉक्सर है, या फिर कहें उसकी बॉडी के रिफ्लेक्स काफी अच्छे हैं। और हम देखते हैं उसको अड़ंगी दी होती है हमारी प्यारी ग्योल ने। उसको भी पता होता है कि इस हान ग्योल ने रूमी के साथ क्या करा, इसलिए वो भी अब इससे फाइट करने के लिए तैयार होती है और कहती है मैं यहाँ तेरे लिए आई हूँ, तू मेरे तरीके की बिल्कुल नहीं है। तूने जो गंदे काम करे हैं तुझे वो नहीं करने चाहिए थे। तुझे कमजोर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था। और तू पूछ रही है ना कि मैं कौन हूँ? मैं हाउ टू फाइट चैनल के साथ हूँ, वन पंच टीवी की हान ग्योल। आजा तेरा कुत्ता बनाती हूँ। और प्यारी ग्योल अपने मन में कहती है काफी समय हो गया जब से मैंने खुद कुछ नहीं लिखा, अब वक्त है आर्ट ऑफ फाइटिंग का। यानी कि ये क्यूटी भी फाइट करना जानती है लेकिन अब तक करती नहीं थी। बट ये सैम डैक की बेटी है जो अब तक हमें इस मानवा में नहीं बताया गया है, लेकिन मुझे और आप लोगों को तो पता ही था पहले से। इसलिए डाउट तो मुझे शुरू से इस क्यूटी पे हो रहा था। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और सच में इस मानवा में सोसाइटी की काफी ज्यादा रियलिटी दिखाई जा रही है। इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने में इसको काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन इस मजे को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हो वीडियो को लाइक करके। खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए